दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले तक हम केवल इतना जानते थे कि हमारी पृथ्वी अर्थ के अलावा सौरमंडल में 8 ग्रह और हैं जो कि सूरज के चारों ओर घूमते हैं। सौरमंडल के बाहर सबसे पहला ग्रह सन 1992 में खोजा गया। आज ठीक 30 साल बाद नासा ने अनाउंस किया है कि उसने एक कॉस्मिक माइलस्टोन पूरा कर लिया है। कन्फर्म एक्सोप्लैनेट्स की संख्या 5000 हो चुकी है। हम इंसानों ने पृथ्वी के आसपास के स्पेस में 5000 प्लैनेट्स खोज निकाले हैं। ये 5000 एलियन प्लैनेट्स किस तरह के हैं? ये एक्सोप्लैनेट्स हम इंसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? वैज्ञानिक आखिर इतनी दूर स्थित ग्रहों को कैसे खोज लेते हैं? हमें पृथ्वी पर बैठे बैठे कैसे पता चल जाता है कि इन ग्रहों के वायुमंडल में कौन कौन से पदार्थ हैं? इन सब सवालों के जवाब और एक्सोप्लैनेट्स के बारे में सब कुछ आइए जानते हैं आज की साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साइंस, नेचर, टेक्नोलॉजी की इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो बहुत ही अनोखा और रहस्यों से भरा हुआ है। जब रात के आसमान में हजारों स्टार्स हमें दिखाई देते हैं तो कई तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। क्या इन स्टार्स के आसपास भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह के हमारे सूर्य के आसपास 8 प्लैनेट्स हैं? और अगर हाँ, तो ये प्लैनेट्स किस तरह के हैं? क्या इन प्लैनेट्स पर भी जीवन हो सकता है? हम बहुत ही लकी हैं। हम एस्ट्रोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में पैदा हुए हैं। मानव इतिहास में पहली बार अब हम ये जान चुके हैं कि स्टार्स के आसपास भी प्लैनेट्स मौजूद हैं। हमने इनका नाम एक्सोप्लैनेट्स रखा है। अगर 90s में 90 के दशक में आप किसी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक से पूछते कि यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, तो उसका जवाब यही होता कि हम पृथ्वी के अलावा और 8 ग्रहों को जानते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, ये 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद हैं और सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तब तक कोई नहीं जानता था कि सौरमंडल के आगे भी क्या ग्रह हैं। लेकिन सन 1992 में एक अनोखी घटना हुई। अलेक्जेंडर वोल्सन और डेल फ्रेल नाम के 2 वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल से 2300 लाइट ईयर दूर एक बहुत तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार के पास एक नए ग्रह की खोज की। इस खोज ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार के पास एक ग्रह का मिलना बड़ी अजीब बात थी। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्लैक होल के बाद यूनिवर्स के दूसरे सबसे डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स तब बनते हैं जब कोई विशालकाय तारा एक्सप्लोड हो जाता है और उसका कोर कोलैप्स होकर या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर एक ब्लैक होल। इस प्रोसेस में स्टार बहुत सारी एनर्जी अपने आसपास बिखेर देता है, जिससे कि उसके आसपास पाए जाने वाले प्लैनेट्स नष्ट हो जाते हैं। इस खोज से वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि अगर एक घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार के पास एक प्लैनेट मिल सकता है तो ऑर्डिनरी स्टार्स के पास तो जरूर बहुत से ग्रह मौजूद होंगे। लेकिन स्पेस में एक्सोप्लैनेट्स खोजने का काम इतना आसान नहीं होने वाला था। सन 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सूर्य जैसे एक जी टाइप स्टार के पास एक ग्रह को खोज निकाला। यह एक हॉट जुपिटर था, हमारे जुपिटर की तरह का ग्रह, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म। इसका मास भी जुपिटर से आधा था और यह महज 4 दिनों में अपने स्टार का एक चक्कर लगा रहा था। जमीन पर स्थित टेलीस्कोप, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों ने कई और ग्रहों की खोज की। वैज्ञानिक इन ग्रहों को खोजने के लिए वोबल मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। हर ग्रह अपनी ग्रेविटी के कारण अपने स्टार में थोड़ी सी डगमगाहट पैदा कर देता है। इसी वॉबलिंग मोशन को डिटेक्ट करके वैज्ञानिक ग्रहों को खोज रहे थे। लेकिन इस मेथड से हम ये नहीं जान पा रहे थे कि कोई ग्रह किस मैटर का बना है। हमारी पृथ्वी जैसे छोटे रॉकी प्लैनेट्स को खोजने के लिए हमें एक बिग लीप की जरूरत थी, किसी नई टेक्नोलॉजी की, किसी नए मेथड की। एस्ट्रोनॉमर विलियम बोरोकी ने यह आइडिया पेश किया कि टेलीस्कोप को जमीन पर रखने के बजाय उन्हें स्पेस में स्थापित किया जाए और इन टेलीस्कोप्स में लाइट डिटेक्ट करने वाले सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं, जो कि स्टार से आने वाले प्रकाश की मात्रा को लगातार नापते रहे। इसे ट्रांजिट मेथड नाम दिया गया। जब भी कोई ग्रह किसी स्टार के आगे से गुजरता है तो यह कुछ प्रकाश को रोक लेता है। प्रकाश की मात्रा में इस कमी को हम नापकर यह बता सकते हैं कि स्टार के आसपास कोई ग्रह है या नहीं। विलियम बोरोकी के इस शानदार आइडिया को केपलर स्पेस टेलीस्कोप के रूप में साकार किया गया। सन 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स में झांकने के लिए हमारे लिए एक नई खिड़की खोल दी। किसी ने भी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी कि ये आइडिया एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में इतना ज़्यादा कारगर साबित होगा। नासा ने कई अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप्स स्पेस में स्थापित कर दिए, जैसे कि हबल, चंद्रा, स्पिट्जर, केपलर और टेस स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस में जाकर इन टेलीस्कोप्स ने एक्सोप्लैनेट्स के रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। हमें तरह तरह के प्लैनेट्स मिल्की वे में दिखाई देने लगे, जिनमें कई बहुत बड़े जाइंट्स थे तो कुछ टाइनी, बहुत छोटे। कुछ चट्टानी ग्रह थे तो कुछ गैसीय ग्रह थे। कुछ पूरी तरह जमे हुए ठंडे थे तो कुछ बहुत ज्यादा गर्म लावा वर्ल्ड्स। कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे मिले जो कि एक स्टार की बजाय 2 या 3 स्टार का चक्कर लगा रहे थे। सुपर अर्थ्स, मिनी नेपच्यून। हमने जान लिया कि हमारी गैलेक्सी तरह तरह के प्लैनेट से भरी पड़ी है और अब स्पेस टेलीस्कोप्स की इस टीम में जेम्स वेब टेलीस्कोप भी शामिल होने जा रहा है।
जेम्स वेब का इंफ्रारेड विजन एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण के भीतर तक देख सकता है। इससे हमें पहले से खोजे गए ग्रहों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। जब पहला एक्सोप्लैनेट सन 1992 में खोज लिया गया था तो हमें दूसरे एक्सोप्लैनेट्स खोजने में इतना समय क्यों लग गया? इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि स्टार्स अपने आसपास पाए जाने वाले ग्रह की तुलना में बहुत बड़े और लाखों गुना ज्यादा ब्राइट होते हैं। स्टार से आने वाले प्रकाश के कारण हम ग्रह को देख ही नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि कोई लाइट हाउस है जिससे कि प्रकाश की तेज किरण निकल रही है और इसके पास कोई मक्खी उड़ रही है। अगर ये लाइट हाउस हमसे कई किलोमीटर दूर हो तो उस छोटी सी मक्खी को देखना हमारे लिए नामुमकिन होगा। स्टार्स और उनके एक्सोप्लैनेट्स हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। सबसे पास का एक्सोप्लैनेट ही हमसे इतना अधिक दूर है कि उससे प्रकाश को हम तक पहुंचने में 4 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। यही वजह है कि हमें एक्सोप्लैनेट्स को खोजने में 30 वर्षों का समय लग गया। वैज्ञानिक कैसे पता करते हैं कि कोई एक्सोप्लैनेट कितना बड़ा है और किस मेटल का बना हुआ है? वैज्ञानिक जिन तरीकों से एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं उनमें से एक है ट्रांजिट मेथड। इस मेथड में तारे से आने वाले प्रकाश की स्टडी की जाती है। जब भी कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो यह कुछ प्रकाश को रोक लेता है, जिससे कि हमें पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि तारे से आने वाले प्रकाश में अचानक कमी आ गई है। अगर प्रकाश में यह कमी एक निश्चित समय के अंतराल पर हो रही होती है तो यह एक एक्सोप्लैनेट का सबूत होता है। ज्यादा बड़ा ग्रह ज्यादा प्रकाश रोकेगा और छोटा ग्रह कम प्रकाश को रोकेगा। इसलिए तारे के प्रकाश की मात्रा को नापकर हम ये जान जाते हैं कि एक्सोप्लैनेट कितना बड़ा है। ट्रांजिट मेथड हमें यह भी बता सकती है कि किसी एक्सोप्लैनेट का वायुमंडल किस मेटल का बना है। इस बात को समझने के लिए हमें प्रकाश के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। दोस्तों, सूरज से आने वाला प्रकाश या किसी भी स्टार से आने वाला प्रकाश एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग वेवलेंथ का होता है। आपने रंगीन रेनबो को तो जरूर देखा होगा। जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों की किरणों में बढ़ जाता है। वास्तव में इन 7 रंगों के अलावा भी कई रंगों की वेवलेंथ का प्रकाश होता है, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ विजिबल लाइट के इन 7 रंगों को ही देख पाती है। किसी तारे से आने वाले प्रकाश में 7 रंगों के अलावा इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे का प्रकाश भी होता है। जब ये विभिन्न प्रकाश की किरणें किसी प्लैनेट के वायुमंडल से गुजरती हैं तो उस वायुमंडल की गैसें इनमें से कुछ प्रकाश को सोख लेती हैं। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि हर मॉलिक्यूल या अणु एक खास तरह का प्रकाश ही अवशोषित करता है, अपने अंदर सोख लेता है। वैज्ञानिक तारे से आने वाले प्रकाश का बारीकी से अध्ययन करके ये पता लगा लेते हैं कि किस तरह की प्रकाश की किरणें ग्रह का वायुमंडल सोख रहा है। स्पेक्ट्रम में इन ब्लैक लाइंस को देखकर वैज्ञानिक यह बता देते हैं कि उस ग्रह के वायुमंडल में किस तरह की गैसें मौजूद हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल उस अनजान ग्रह के वायुमंडल में तैर रहे हैं। यूनिवर्स में जीवन खोजने में यह टूल बहुत काम का है। इस मेथड से वैज्ञानिक कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के अणुओं को कई ग्रहों और तारों के आसपास खोज रहे हैं। जब वैज्ञानिक किसी ग्रह के आकार, उसके रेडियस, स्टार से दूरी और उसके वायुमंडल की कंपोजिशन का पता लगा लेते हैं तो इन सब बातों को मिलाकर हम पृथ्वी पर बैठे बैठे ही बिना उस ग्रह को देखे ये जान सकते हैं कि कोई एक्सोप्लैनेट कैसा है और वहाँ क्या चल रहा है। नासा ने अनाउंस किया है कि ज्ञात एक्सोप्लैनेट्स की संख्या 5000 हो गई है। 21 मार्च को नासा ने 65 एक्सोप्लैनेट्स के अस्तित्व पर मोहर लगा दी और इस तरह एक्सोप्लैनेट्स की कुल संख्या 5000 हो गई। लेकिन अभी यह बहुत ही छोटा सा भाग है जो हम खोज पाए हैं, क्योंकि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों की संख्या में ग्रह छुपे हुए हैं। अब तक कैसे कैसे एक्सोप्लैनेट्स स्पेस में मिले हैं, कितने प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स होते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के ग्रहों से तो आप परिचित होंगे ही। इनमें से कुछ तो छोटे चट्टानी ठोस ग्रह हैं और कुछ बड़े जाइंट गैस प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स, जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। सूरज के करीब है जहाँ ज्यादा गर्मी है, वहाँ जाइंट गैस प्लैनेट्स सूरज से दूर हैं और ठंडे हैं। लेकिन दूसरे स्टार सिस्टम्स में क्या होता होगा? क्या वहाँ भी हमारे सोलर सिस्टम के ही तरह के प्लैनेट्स हैं? आश्चर्यजनक बात है कि दूसरे स्टार सिस्टम पूरी तरह से अलग है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में किसी स्टार के चारों ओर प्लैनेट्स के प्रकार और उनके अरेंजमेंट का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, लेकिन उनके जुपिटर और नेपच्यून स्टार के काफी करीब हैं। कुछ प्लैनेट्स तो अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब हैं जितना कि हमारा मरकरी सन के करीब है, या उससे भी ज्यादा पास। जो वैज्ञानिक नए प्लैनेट्स की स्टडी कर रहे हैं उन्होंने इन प्लैनेट्स के प्रकार का नाम हॉट जुपिटर्स या वार्म नेपच्यून जैसा रखा है। एक्सोप्लैनेट्स के आकार भी कई तरह के हैं, कुछ तो बहुत छोटे हैं और कुछ हमारे सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से भी बड़े हैं। इन ग्रहों को भी वैज्ञानिक सुपर अर्थ या सुपर टेरेस्ट्रियल मिनी नेपच्यून कह रहे हैं। आखिर कितने प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स होते हैं और हमारा सौरमंडल किस तरह का है? अभी तक हमें जो ग्रह मिले हैं उन्हें हम इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। रॉकी प्लैनेट्स, ऐसे ग्रह जो कि ठोस हैं, चट्टानों से बने हैं, जिनकी एक सतह है जिस पर हम चल सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, मार्स, वीनस, मरकरी। गैस जायंट्स, ऐसे ग्रह जो ठोस नहीं है बल्कि गैस से बने हैं, जिनका आकार बहुत बड़ा है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। सुपर अर्थ, ये ठोस रॉकी प्लैनेट्स हैं लेकिन इनका आकार पृथ्वी से बड़ा है। मिनी नेपच्यून्स, ये नेपच्यून की तरह के ग्रह हैं लेकिन इनका आकार नेपच्यून से बहुत छोटा है।
हॉट जुपिटर्स। ये ग्रह हमारे जुपिटर जैसे हैं, लेकिन ये अपने स्टार के काफ़ी करीब है और बहुत ज़्यादा गर्म है। इन 5000 खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ तो छोटे चट्टानी ग्रह हैं, पृथ्वी और मंगल की तरह, और कुछ गैस जाइंट्स हैं जो कि जुपिटर से भी कई गुना बड़े हैं। कुछ हॉट जुपिटर्स हैं जो कि अपने स्टार के काफ़ी करीब हैं। कुछ सुपर अर्थ हैं, पृथ्वी से थोड़े बड़े रॉकी प्लैनेट्स। कुछ मिनी नेपच्यून्स हैं, हमारे नेपच्यून का स्मॉलर वर्जन। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि एक स्टार के बजाय 2 स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। सोचिए, ये 5000 बस एक संख्या नहीं है, इनमें से हर प्लैनेट एक अलग दुनिया है। उस ग्रह की अपनी अलग तरह की जमीन, आसमान और अपने समंदर है, और हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। 5000 अलग अलग तरह की दुनियाएं, अरबों और नए ग्रहों को खोजा जाना बाकी है। इनमें से कोई ग्रह तो जरूर पृथ्वी की तरह होगा। कितने ही ग्रहों पर जीवन भी हो सकता है। कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जिन पर ऐसी परिस्थितियां होंगी जो हम इंसानों के लिए अर्थ से भी ज्यादा अच्छी हो। हमें कई तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दूसरे ग्रहों पर मिलना शुरू हो गए हैं। इतने सारे ग्रहों में से हमें किसी न किसी पर जीवन तो जरूर मिल ही जाएगा। दोस्तों, आप इन 5000 एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, इन नए ग्रहों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन पर जीवन हो सकता है? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, स्पेस की लेटेस्ट न्यूज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले साइंस ट्यूब वीडियो में।